Good morning students. Here I am going to start with the topic plant growth regulators in chapter plant growth and development which I have discussed in previous class. तो इसमें क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, दैट इज़ सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट इज़ दे आर स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. They may be derived of different molecule, that is derived from adenine, that is indole acetic acid, and derived from carotenoids, carotenoids, that is abscisic acid. Then terpenes, also terpenes भी हो सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड एंड गैसेस हो सकते हैं, दैट इज एथाइलिन. और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप, दैट इज प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स. प्रमोटर्स कौन कौन से होंगे, जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और उन्हें उन सभी को, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन्हें प्रमोटर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. जो इनहिबिट करेंगे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है या प्लांट ग्रोथ प्रोसेस है, तो उन सभी को इनहिबिट करने वाले को अनदर ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. देन प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, दीज आर प्रमोटर्स. और जितने भी रेगुलेटर्स जो इनहिबिट करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. तो ये मेनली 5 रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को और उसके फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं. उनमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन, स्टेम इलॉन्गेशन, ये सभी प्रोसेस प्रॉपर वे में हो, ये डिटरमाइन करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और रेगुलेटर्स. अब इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है और प्लांट ग्रोथ भी बोला जाता है. देन इसके बाद डिस्कवरी, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं और रेगुलेटर्स, इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल वे में हुई. फॉर एग्जांपल ऑक्सिन की डिस्कवरी फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने किया. देन फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने, इन्होंने जब ये कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे डिस्कवरी कर रहे थे और इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, जब यूनिडायरेक्शनल लाइट को इंसिडेंट कराया है इस प्लांट पे और इस ग्रास पे, तो उन्होंने देखा कि प्लांट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है. लेकिन जब इन्होंने टिप को कट कर दिया तो उन्होंने क्या देखा कि लाइट की तरफ अब प्लांट मूव नहीं कर रहा था. इन दिस प्लांट मूव नहीं कर रहा था लाइट की तरफ. लेकिन जैसे ही उन्होंने टिप को वापस से लगा दिया, वापस से जोड़ा, तो उन्होंने क्या देखा कि प्लांट फिर से लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है. तो फिर बाद में F.W. वेंड ने इसी ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से आइसोलेट किया और देखा कि ये जो प्लांट ग्रोथ को और मूवमेंट को के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो ऑक्सिन है. और ऑक्सिन सिंपली क्या कर रहा है, जिस तरफ से लाइट आ रही है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जा रहे हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन टिप में हो रहा है, और दैट इज रूट टिप और शूट टिप में हो रहा है. देन इसके बाद जो डिस्कवरी हुई जिब्रेलिन की और जिब्रेलिक एसिड की. जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये जापान में डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा साइंटिस्ट इन 1926 में रिपोर्ट किया गया था, जो जापानीज डिजीज़ और फुलिश सीडलिंग के नाम से राइस में होता है. ये जो डिजीज़ है ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई के थ्रू होता है. अब जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक्चुअली में फंजाई है, और जिससे जब भी ये कॉज करते थे, जिस भी सीडलिंग में ये कॉज करते थे, तो राइस प्लांट क्या करती थी, अपनी हाइट से, जो नॉर्मल हाइट होती थी उससे ज़्यादा इनकी हाइट हो जाती थी, और इस वजह से हाइट इलॉन्गेशन होता था. लेकिन वहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्लांट है वो वेल डेवलप कर जा रहा है. तो इसलिए इसे फुलिश सीडलिंग कहा गया, कि फुलिश
सीडलिंग में क्या हुआ कि प्लांट को क्या करना है, राइस प्लांट को सीड डेवलपमेंट करना, लेकिन सीड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जा रही है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जा रहा है। और इसके लिए बाद में जो सब्सटेंस डिटरमाइन किया गया और आइसोलेट किया वो था जिब्रेलिक एसिड। तो जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई था, यहाँ ये क्या कर रहे थे, जिब्रेलिक एसिड फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ, जो राइस प्लांट है वो अपनी नॉर्मल हाइट से एक्सटेंड कर जा रहे थे ना। इसके बाद स्कूग एंड मिलर ने का एक्सपेरिमेंट आया। इन्होंने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की और इन्होंने बताया कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ ऐसा न्यूट्रिटिव मीडियम सिर्फ सेपरेट या सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा न्यूट्रिटिव मीडियम रखें जो या तो एक्सट्रैक्ट हो वैस्कुलर टिश्यू का या ईस्ट का या कोकोनट मिल्क और डीएनए। इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इसके प्रेजेंस में जो सेल है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर जा रही है। तो इस टोबैको स्टेम में जो फॉर्मेशन था सेल का, उन्होंने देखा कि किसके प्रेजेंस में हो रहा था, जब ऑक्सीजन के साथ कोई अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल डाला जाए, और वो अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल बाद में काइनिन और काइनेटिन के नाम से जाना गया। तो ये स्कूग और मिलर ने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो था दैट इज़ इन 1960s में जो 3 हार्मोन्स थे जो इनहिबिट कर रहे थे, दैट वाज इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। ये सभी क्या कर रहे थे, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे थे। लेटर जो केमिकल आइडेंटिफाई किया गया जो रिस्पॉन्सिबल था इनहिबिशन के लिए, वो था एब्सिसिक एसिड ABA। और ये कैसे सब्सटेंस थे, ये प्लांट जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी ला रहे थे प्लांट में, और इसलिए इन्हें डॉर्मिन भी बोला गया। डॉर्मेंसी ला रहे थे जिसमें सीड क्या कर रही थी, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करना, और प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करना। और एब्सिसिक एसिड क्यों बोला गया, इसे एब्सिसन हो रहा है, दैट मीन्स कि रूट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन और जो इनहिबिशन का काम कर रहे हैं, रूट फॉर्मेशन नहीं करना, शूट फॉर्मेशन नहीं होना, ये सभी प्रोसेस इस एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस में होते हैं ना। इसके बाद इथाइलिन गैस की डिस्कवरी की गई। इथाइलिन गैस की डिस्कवरी ये रिस्पॉन्सिबल था फ्रूट राइपनिंग के लिए। अब जो रेपन फ्रूट है, यहाँ से इथाइलिन खुद गैसियस फॉर्म में रिलीज होते हैं, जो अदर फ्रूट को जो अभी जहाँ पे राइपनिंग स्टार्ट नहीं हो वो उससे इन्फ्लुएंस करेंगे राइपनिंग के लिए। तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे अगर कुछ अनराइपेंड फ्रूट को रख दिया जाए तो वो उनमें भी राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ना इसके बाद डिस्कवरी के बाद आज का टॉपिक है ये, यहाँ तक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। टुडेज टॉपिक इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इसके इफेक्ट क्या हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के, तो सबसे पहले ऑक्सीजन नाम से इंडिकेट है कि जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे पहले इसे आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन में, और टर्म अप्लाई किया गया था ऑक्सीजन। और इसका केमिकल जो नेम है वो है IAA, दैट इज़ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके सिवा ये तो नेचुरल ऑक्सीजन होता है, देन इसके सिवा कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैप्थलिक एसिड, ये सभी क्या हैं, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और प्लांट ऑक्सीजन जो प्लांट में मिलते हैं वो होते हैं IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये
एसिड प्लांट्स में मिलते हैं। जो फॉर्मेशन है ऑक्सिन का वो हमेशा रूट टिप और शूट टिप में होता है, लेकिन माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक्शन करना होता है वहाँ पे माइग्रेट करने लग जाते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन में जब एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा था कि जब प्लांट इमेज से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, फॉर्म कहाँ हो रहे थे, टिप में फॉर्म हो रहे थे। कैनरी ग्रास के टिप में, कोलेप्टाइल टिप में फॉर्म हो रहा था, लेकिन ये कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, जहाँ पे बैंड करना है, जहाँ से बैंडिंग होनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे लेकिन टिप पे फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन माइग्रेट कहाँ कर रहे थे, कोलेप्टाइल में माइग्रेट कर जा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इस रीजन में से बैंडिंग होनी है इस कोलेप्टाइल की, तो यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन होना है। प्रोलिफरेट सेल प्रॉपर करे, डिफरेंशिएट प्रॉपर हो, तो इस वजह से इस रीजन से बैंड करना है इस कोलेप्टाइल को। तो जितने भी ऑक्सिन है वो टिप रीजन से माइग्रेट कर जाते हैं और जहाँ पे उन्हें एक्शन करना है वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। सिमिलरली कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल को जहाँ से बैंड करना था वहाँ पे ऑक्सिन सभी माइग्रेट कर जाते हैं ना। इसके बाद इनका एक्शन ऑक्सिन का, जैसे एक्शन पे ये बेस्ड होते हैं, जहाँ पे एक्शन करना हो वहाँ पे ये माइग्रेट कर जाते हैं ना। इसके बाद है जितने भी ऑक्सिन हैं ये एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में फॉर रूट फॉर्मेशन, स्टेम ग्राफ्टिंग में और स्टेम कटिंग में जो रूट का फॉर्मेशन करना है, ग्राफ्टिंग में रूट का फॉर्मेशन करना है, तो इस समय रूट प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो, क्योंकि ये रूट का भी फॉर्मेशन करते हैं स्टेम एलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ जितने ऑक्सिन है ये प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इसके नाउ दे हेल्प इन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। जो फ्रूट और लीफ ड्रॉप कर जाते हैं अर्ली स्टेज में, यहाँ पे उसे भी डिले करते हैं, मतलब फ्रूट ड्रॉपिंग और लीफ ड्रॉपिंग को डिले करते हैं। बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर, मतलब जितने भी लीफ ओल्डर हो चुके हैं और जहाँ पे क्लोरोफिल ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ऑक्सिन क्या करेंगे, ऐसे लीफ को गिराने का भी, ड्रॉप करने का भी काम करेंगे। फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये जब एपिकल, क्योंकि एपिकल बड में होते हैं, एपिकल बड में प्रेजेंट होते हैं, तो एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन लेटरल बड को इनहिबिट करते हैं, लेटरल बड को के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। इस फिनोमेना को बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस फॉर एग्जांपल जितने भी प्लांट्स हैं सबके रूट टिप में एक्सिलरी, सबके रूट का डेवलपमेंट हो, एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट ना हो। इस वजह से जो ऑक्सिन होते हैं वो हमेशा प्रमोट करेंगे एक्सिस डेवलपमेंट को और एक्सिलरी बड के एक्सिस डेवलपमेंट को, एपिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, लेकिन एक्सिलरी बड या लेटरल ब्रांचेस जो निकल रहे हैं उनको हमेशा इनहिबिट करेंगे। जब भी हम प्लांट को जब लेटरल ब्रांचेस निकालने होते हैं या लेटरली साइड से प्लांट ग्रो करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्लांट के रूट टिप को कट कर देते हैं। रूट टिप को अगर कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जितने ऑक्सिन का फॉर्मेशन रूट टिप में भी होता है और शूट टिप में भी होता है। अगर शूट टिप को हम कट कर दें तो क्या होगा, यहाँ से कट करने के बाद जितने भी एक्सिलरी बड हैं जहाँ पे इंटरकैलरी में स्टेम जो प्रेजेंट होंगे वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और लेटरल ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से लेटरल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर टिप को कट कर दिया जाए। लेकिन अगर टिप ऐसे ही रहने दिया जाए तो टिप क्या करेगी, इलोंगेट कर दी जाएगी। अगर इलोंगेशन
हमेशा हो रहा है, दैट इज़ नोन एज एपिकल डोमिनेंस। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद खुद जो प्लांट है वो अपने एपिकल डेवलपमेंट को या एक्सिस डेवलपमेंट को स्टॉप करके एक्सिलरी डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अगर हमें तुरंत करना हो, अगर तुरंत हमें चाहिए, तो उसके लिए या अभी एक मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप हो जाते हैं तो खुद ही प्लांट में एपिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट में खुद ही कट कर दें एपिकल पार्ट को या एपिकल टिप को कट कर दें तो वहाँ पे तब भी एक्सिलरी ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएंगे ना। इसके बाद जो ऑक्सिन है इसके साथ प्रमोट करते हैं और इनिशिएट करते हैं रूटिंग। हाँ, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकार्पी को कैसे इंड्यूस कर रहे हैं? जो ऑक्सिन होते हैं ये सेल्फ प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है इनका, सेल्फ प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, ये फ्रूट फॉर्मेशन में भी काम करते हैं। और फ्रूट फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं कि जितने भी, जैसे टोमेटोज़ है, सीडलेस टोमेटोज़ का फॉर्मेशन, इसमें टोमेटो का फॉर्मेशन कैसे होता है या फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। और पार्थेनोकार्पी में सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन तब भी जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है इन फ्रूट में, मतलब डेवलप कर जाती है, ओवरी डिफ्रेंशिएट कर जाती है, सेल्फ वहाँ प्रोलिफरेट कर जाते हैं। तो क्या करता है ये? इंड्यूस करता है फॉर ओवरी को सेल्फ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए, जिससे कि फ्रूट का फॉर्मेशन ना हो जाता है। देन इसके बाद है हर्बिसाइड 2,4-D। इसका ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन यूज़ किए जाते हैं। देन हर्बिसाइड्स के रूप में जितने भी हर्ब्स होते हैं, डाइकोटिलेडोनस वीड्स होते हैं, इनको किल करने में यूज़ किए जाते हैं हर्बिसाइड्स को। देन जितने भी मैच्योर मोनोकॉट्स हैं इन पे कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ डाइकॉट वीड्स को अफेक्ट करते हैं। फिर जो जितने भी गार्डनर्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सिन यूटिलाइज करते हैं अपनी गार्डनिंग में, जिससे कि जो गार्डन है वीडलेस गार्डन हो और वहाँ पे कोई ग्रासेस न ग्रासेस जर्मिनेट ना करें। इसलिए जो गार्डनर्स है वो ऑक्सिन को यूज़ करते हैं। और ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, साथ में सेल डिवीज़न जैसे कि ऑलरेडी पहले से ही पता है एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल को शूट एपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा सेल डिफरेंशिएशन करेंगे और सेल डिफरेंशिएशन करके इन्हेंस करेंगे इलॉन्गेशन को। इलॉन्गेशन में क्यों होगी? क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन होगा और प्रोलिफरेशन होगा। नाउ जिस भी रीजन में ये एक्ट करते हैं वहाँ पे टिप पर बनते हैं, लेकिन जिस भी रीजन में टिप में बनेंगे लेकिन माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे इलॉन्गेशन या डिफरेंशिएशन करना हो या सेल को डिवाइड करना हो। तो ये पूरी प्रोसेस ऑक्सिन के थ्रू होती है। देन कम टू नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज़ जिब्रेलिन। नेक्स्ट हार्मोन इज़ जिब्रेलिन क्योंकि डिस्कवरी इसकी जब हुई थी तो फुलिश डिजीज़ के रूप में हुई थी के टर्म में हुई थी, फुलिश डिजीज़ के टर्म में। और किस में देखा गया था? राइस प्लांट में देखा गया था और कुरुसावा ने सबसे पहले इसे डिनोट किया था जिब्रेलिन। और more than 100 जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड, अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से G1, G2, GA1, GA2, GA3 है, G3 है। These are
जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, ये स्टार्क इलोंगेशन, दैट मीन्स कि ग्रेप्स में हमने देखा था कि ग्रेप्स में जो बंचेस होते हैं वो शॉर्ट स्टाल के वजह से, जो ग्रेप्स बंचेस होते हैं, जो फ्रूट होते हैं ग्रेप, वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, वहाँ पे वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है ग्रेप फ्रूट में। लेकिन अगर स्टाल को हम इलोंगेट कर दें तो हर एक ग्रेप को बढ़ने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। अगर यही स्टाल को हम छोटा छोटा कर दें तो सभी क्या हो जाएंगे, ग्रेप डेंस हो जाएंगे और उन्हें प्रॉपर जो इनलार्ज होने के लिए और सेल को पूरी डेवलपमेंट करने के लिए, इलॉन्गेशन करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो ये किस में होता है, एक तो स्टेम इलॉन्गेशन, देन स्टाल्क इलॉन्गेशन, स्टेम इलॉन्गेशन और स्टाल्क इलॉन्गेशन इन ग्रेप्स में, साथ में फ्लावर फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, सीड फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं और डिले करते हैं सेनेसेंस को। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो डिस्कवरी कुरोसावा ने की, जो आइडेंटिफाई किया था कुरोसावा में, और डिजीज़ के टर्म में हुआ था इसकी डिस्कवरी, वो भी फुलिश डिजीज़, दैट इज़ मतलब नो मीन ऑफ, यहाँ पे जो जिस भी राइस में इसको डिनोट किया गया था वहाँ पे इसका कोई मतलब यूज़लेस पूरा था या यूज़लेस प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये पूरे स्टेम को इलोंगेट कर दे रहा था, लेकिन वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन हाइट तो रीच कर रहे थे प्लांट, लेकिन विदाउट एमलेस, मतलब कोई एम नहीं था उस हाइट का। लेकिन फिर फर्दर साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, यूटिलाइज़ किया, क्या किया, ग्रेप में जो शॉर्ट स्टाल्क की वजह से जो ग्रेप प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं और एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से जो ग्रेप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी उसकी भी कमी देखी गई। तो स्टाल्क को इंक्रीज़ करने से ग्रेप की साइज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। फिर इसके बाद क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टाल्क इंक्रीज़ करते हैं, तो जितने भी फ्रूट होते हैं, एप्पल फ्रूट, ये भी बंचेज में पाए जाते हैं, बंचेज इनके होते हैं। तो बंचेज होने की वजह से ये भी क्या होते हैं कि प्रॉपर शेप इनका मेंटेन नहीं हो पाता है। जितने जैसे ग्रेप्स का अगर हम लोग देसी ग्रेप देखें विदाउट, जहाँ पे अगर जिब्रेलिन उन्हें वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, तो वैसे ग्रेप को देखा जाए तो वो उन फ्रिक्शन की वजह से जगह जगह वहाँ पे वुंड का फॉर्मेशन हो गया होता है ग्रेप्स पर। लेकिन जैसे ही जिब्रेलिन डाल दिया जाता है तो ग्रेप्स पर वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है और ग्रेप्स पे जो वुंड का फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है और स्टाल्क इनलार्ज कर जाती है और प्रॉपर अपने शेप में आ जाते हैं जितने भी ग्रेप्स होते हैं। वैसे ही एप्पल के फ्रूट, जो एप्पल है वो भी बंचेज में होता है, वो अपने प्रॉपर शेप में आ पाए इसके लिए भी जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस जिब्रेलिन को स्प्रे कर देंगे तो वो भी अपने प्रॉपर वहाँ पे भी जो बंचेज में जो स्टाल्क होगा, ग्रेप के बंचेज में जो स्टाल्क होंगे वो भी इलोंगेट कर पाएंगे और जो फ्रूट है वो अपने प्रॉपर शेप एंड साइज में आ जाएगा ना। फिर ये डिले सेनेसेंस, दैट मीन्स कि ये एजिंग को डिक्रीज़ करते हैं, एजिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्लांट के फ्रूट की एजिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्लांट की एजिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। जो एक एज होता है हर सेल का, या क्लोरोप्लास्ट का एज है, या जितने भी सेल्स हैं उनका एज है, ये डिले कर देंगे, जिससे लीफ क्या रहेंगी और फ्रूट क्या रहेंगे प्लांट पे ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। तो एजिंग को डिक्रीज़ कर देता है प्लांट की। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, ये मेल्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट शुगर कैन, क्योंकि शुगर कैन की स्टेम है। अब जिब्रेलिन की ऑलमोस्ट ये स्टाल्क इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं और स्टेम इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसे शुगर कैन पे भी अप्लाई किया जाता है। शुगर कैन पे स्प्रे करने से क्या होगा, जो स्टेम होगी इसकी हाइट इंक्रीज़ कर जाएगी और हाइट इंक्रीज़ करने से स्टेम की हाइट इंक्रीज़ करने से 20 टन पर एकड़ जो इल्ड है
जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर का यील्ड है वो बढ़ जाता है जिब्रेलिन स्प्रे करने से, क्योंकि स्टेम की हाइट बढ़ जाती है, स्टेम बढ़ जाएगी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट जो स्टेम से लिया जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा ना। जितने भी जुवेनाइल कोनिफर्स हैं वहाँ पे भी अगर जिब्रेलिन हार्मोन का स्प्रे कर दिया जाए तो वो भी इलोंगेट, वहाँ पे भी इलोंगेशन हो जाएगा ना। जितने भी रोजेट ग्रोथ होती है प्लांट्स की, रोजेट ग्रोथ दैट इज़ कि जो प्लांट प्रॉपर स्टेम इलोंगेशन नहीं हो पाता है और एक पर एक लीफ ओरिजिनेट किए जाते हैं, जैसे ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कैबेज में एक स्टेम कई सारे लीफ रोजेट की तरह निकलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, जब रोजेट में, जब कैबेज एक रोजेट फॉर्म है लीफ का, तो वहाँ पे जब कैबेज में जिब्रेलिन हार्मोन को जब स्प्रे कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो कैबेज है इसकी स्टेम इलोंगेट कर जाएगी और जो कैबेज है वो फ्लफ़ी कैबेज हो जाएगा, मतलब एक गांठ के रूप में होता है। और रोजेट ग्रोथ होते हैं, वो सभी लीफ होते हैं उसमें डिस्टेंस आ जाएंगे और फ्लफ़ी कैबेज दिखने लग जाएगा और बड़ा कैबेज, मतलब साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये प्रोसेस होते हैं, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि जिब्रेलिन हार्मोन के थ्रू साइज़ को बढ़ा दिया जा रहा है। सिंपली स्टाल्क की साइज़ बढ़ जा रही है, ब्रांच की साइज़ बढ़ जा रही है और स्टेम की साइज़ बढ़ जा रही है, तो ओवरऑल साइज़ बढ़ जाएगी। क्योंकि एक दूसरे से सेल कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, तो अगर दो बॉडीज़ अगर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही हैं तो अब फर्दर उसमें ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेंगे जिब्रेलिन हार्मोन कि उसी स्टाल्क को इलोंगेट कर देंगे। अब इलोंगेट कर देंगे तो क्या होगा, जो सेल्स होंगे, जो फ्रूट होंगे, एक दूसरे से उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी और उन्हें प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा इलोंगेशन के लिए। जो एक दूसरे को टच करने से जो फ्रिक्शन हो रहा था फ्रूट में वो भी डिक्रीज़ कर जाता है और उसके फ्रिक्शन के होने की वजह से जो वुंड फॉर्मेशन हो रहा था, वुंड फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर शेप जो होता है वो दिखने लग जाता है फ्रूट में। तो ये दोनों जो ऑक्सिन है वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन का या इस चैप्टर में हमने यूज़ पढ़ा, कैसे प्लांट इसे हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं और प्लांट हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंड्यूस करते हैं पूरी प्लांट ग्रोथ को, प्लांट से सेल प्रोलिफरेशन को, सेल डिफरेंशिएशन को। दोनों में जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोनों में ही जितने भी ऑक्सिन्स हैं तो यहाँ पे भी सेल प्रोलिफरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन कैलस का फॉर्म होता है, जो ऑक्सिन होते हैं इसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है, लैटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो अब ना ये जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का फंक्शन एक है, तो क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि दोनों के एक्शन में डिफरेंस है। अगर ऑक्सिन को देखा जाए तो ये इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो लोकेशन है या साइट है वहाँ पे डिफरेंस है। जिब्रेलिन का फॉर्मेशन ये स्टाल्क में ही होता है, जहाँ पे फॉर्म करेंगे वहीं पे एक्शन भी होगा। स्टाल्क और ब्रांचेस में तो फॉर्मेशन भी होता है, एक्शन भी होता है। और ना एक्सिन क्या करते हैं, और एक्सिन सिंपली सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रूट फॉर्मेशन कर रहे हैं, देन रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके साथ जो सिंथेटिक ऑक्सिन भी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी दैट आर NAA, that is नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, देन 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। सिंथेटिक और जो ऑक्सिन है ये कहाँ से टर्म डिराइव्ड है, ऑक्सिन ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से डिराइव्ड है और
सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में देखा गया था, और ये सिंपली सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, इसके बाद फ्लावरिंग फॉर्मेशन इन पाइनएप्पल, और जो अर्ली स्टेज है ये फ्रूट ड्रॉपिंग और लीफ ड्रॉपिंग को भी रिड्यूस करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, और एब्सिसेंस को प्रमोट करते हैं। लेकिन किसकी एब्सिसेंस को प्रमोट करते हैं? ओल्डर लीफ और फ्रूट के जो एब्सेशन है उसको प्रमोट करेंगे। ओल्डर जितने भी पुराने हो चुके हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल अब ख़त्म होने वाला है, जो येलोइश दिखने लग जाते हैं, वो लीफ अब और फ्रूट अब प्लांट्स से ड्रॉप कर दिए जाएंगे ना। एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे होता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जब यहाँ पे सिर्फ एपिकल रीजन इनलार्ज करते जाता है और शूट टिप इनलार्ज होती हैं, और जितने भी लेटरल ब्रांचेज हैं और लेटरल रूट है, ये इनका ग्रोथ स्टॉप कर दिया जाता है, ये ग्रो नहीं करते हैं, तो इसे एपिकल डोमिनेंस बोला जाएगा। इसके साथ कुछ हर्बिसाइड्स में यूज़ किए जाते हैं, और पार्थेनोकार्पिन को ये ऑक्सिन प्रमोट करते हैं। देन जिबरेलिन क्या है? ये प्रमोट करेंगे प्लांट डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ को और प्रोलिफरेशन को। कैसे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? ग्रोथ को स्टाल्क की इलॉन्गेशन को प्रमोट करेंगे, स्टेम इलॉन्गेशन प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट के स्टेम की ग्रोथ हो जाती है, देन स्टाल्क की ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि ग्रेप्स और एप्पल में देखा एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है? सिर्फ स्टार के इलोंगेट कर जाने से जो ओवरऑल जो सीड है, जो फ्रूट है, वो डेवलप कर जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है उसके जैसा कि ग्रेप्स में हुआ और एप्पल्स में हुआ। नाउ जो भी रोजेट स्टेज है, इसको भी प्रिवेंट करते हैं। रोजेट स्टेज ऑफ कैबेज रोजेट लीफ जितने होते हैं रोजेट स्टेज में होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक एकदम फिक्स रहते हैं ना। अब इसमें स्टाल्क इलॉन्गेशन में क्या हुआ? एक फ्लफी टाइप का कैबेज दिखने लग जाता है, मतलब हर एक लीफ को एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है डेवलपमेंट के लिए, तो कैबेज बड़ा दिखने लग जाता है। तो रोजेट जितने भी हैबिटेट हैं इन्हें डिक्रीज करते हैं। नाउ साइटोकाइनेन्स इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।